तो पिछले क्लास में हम जहाँ पे रुके थे, मैं वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट करूंगा। और जहाँ तक मुझे याद है, हम रुके थे एक पॉइंट पे जहाँ मैंने आप लोगों को पूछा था कि चेक करो कि 00, 01, 10 और 11 इफ इट फॉर्म्स अ कंप्लीट बेसिस, डज इट फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इनफैक्ट ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। बस आपको उसको प्रूफ करना है, आपको चेक करना है कि वो करेगा, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इजी पीजी जॉब है ये। आप क्या कर सकते हो इसको प्रूफ करने के लिए? पहले तो आपको ऑर्थोनॉर्मेलिटी प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कंप्लीटनेस प्रूफ करना पड़ेगा, राइट? ऑर्थोनॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जब भी कोई भी स्टेट अपने साथ इनर प्रोडक्ट हो रहा है तो 1 दे। फॉर एग्जाम्पल 0000 का, या फिर मैं लूँ 01 का 01 के साथ इनर प्रोडक्ट, या फिर मैं लूँ 10 का 10 के साथ इनर प्रोडक्ट, या फिर मैं लूँ 11 का 11 के साथ इनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये सब 1 देगा। और कोई भी अगर मैं क्रॉस क्रॉस में लेता हूँ, मतलब अगर मैं 00 को 01 के साथ लेता हूँ, या फिर 10 के साथ लेता हूँ, और फिर 11 के साथ लेता हूँ, तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन मुझे 0 दे देंगे, राइट? तो ये वाला जो पार्ट है, ये नॉर्मलिटी शो करता है, बिकॉज अपने साथ अगर किसी का इनर प्रोडक्ट लेते हो और अगर वो 1 देता है तो हम बोलेंगे वो वेक्टर नॉर्मल है। और अगर किसी दूसरे के साथ लेते हो इनर प्रोडक्ट और वो 0 देता है, तो वो आपको दिखाता है कि वो ऑर्थोगोनल है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ करता है। तो ये दोनों मिला के हमें ऑर्थोनॉर्मेलिटी का प्रूफ देते हैं, ठीक है? और फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो ये कि अगर मैं इन आउटर प्रोडक्ट्स को जोड़ूंगा, जो मेरे पास 4 बेसिक स्टेट्स हैं इधर, 00, 01, 10 और 11, 01 प्लस 10, 10 प्लस 11, 11। अगर मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये दिखाएगा क्या कि हमारा ये बेसिस कंप्लीट है। तो कंप्लीटनेस का प्रॉपर्टी, अच्छा, ये आप बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये जो चारों वेक्टर्स हैं इनका स्ट्रक्चर ऐसा है। पहला वाला जो है 1000 है, मतलब ये कौन सा है? ये हमारा 00 वेक्टर है। और फिर 01 वेक्टर हमें पता है 0100 है। और फिर हमारा जो 10 वेक्टर है वो 0010 है। और फाइनल वेक्टर जो है 11 वेक्टर है, वो 0001 वेक्टर है, ठीक है? तो इनको बेसिकली आप यूज करके, इन चारों को यूज करके, आप यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके, बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके आप ये तीनों चीजें प्रूव कर सकते हो। लेकिन एक और बेहतरीन तरीका है इसको करने का, जो कि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ज्यादा आसान है। हम हर बार ऐसे मैट्रिक्स के तरीके से गुना नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? तो वो जो अल्टरनेटिव मेथड है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा काइंड ऑफ इनर प्रोडक्ट। अल्टरनेटिव मेथड को यहाँ पे बोलना चाहूंगा मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर प्रोडक्ट्स। देखते हैं ये होता क्या है। अ, सबसे पहले हमें चेक करना था कि 00 और 00 का जो इनर प्रोडक्ट है ये मुझे 1 देता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा था, पहले मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता था। ये मेरा हो गया
कैट 00, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता था किसके साथ, ब्रा 00 के साथ। ब्रा 00 मतलब 1000, और फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता था, 1। पर ये हमें बहुत आसानी से भी मिल सकता है, कैसे, कुछ ऐसे। यहाँ पे देखो ये जो 0000 है, ये बेसिकली एक 2 क्यूबिट का सिस्टम है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं जब भी लिखता हूँ 00, इसका पहला वाला जो एंट्री है ये मेरा फर्स्ट क्यूबिट को बिलोंग करता है, और जो दूसरा वाला एंट्री है वो सेकंड क्यूबिट को बिलोंग करता है। ओके, और ये जो पूरा सिस्टम है 00, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसको हम ऐसे लिखना चाहिए हमें, 0 टेंसर्ड विद 0। मतलब पहला वाला जो है ये मेरा आता है फर्स्ट क्यूबिट से, ये बाबा फर्स्ट क्यूबिट वाला है, और ये वाला सेकंड क्यूबिट वाला है। ओके, तो यहाँ पे ये टेंसर प्रोडक्ट है, ये क्या कर रहा है, ये दो कॉम्बिनेशन को एक साथ लिखता है, मतलब दो अलग अलग सिस्टम्स को कंबाइन करके एक साथ लिखता है। तो द टेंसर प्रोडक्ट क्या करता है, ये कंबाइंस टू डिफरेंट सिस्टम्स। यहाँ पे सिस्टम का मतलब है जो एक क्यूबिट है, ठीक है। तो जो इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे, वो 2 क्यूबिट का एक स्टेट और वो 2 क्यूबिट का दूसरे स्टेट के ऊपर हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसलिए इस इनर प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे क्लियरली ऐसे लिखना चाहूंगा। पहला जो 00 है उसको मैं इस वाले का नाम देता हूँ सिस्टम ए, और सेकंड क्यूबिट का नाम दे देता हूँ सिस्टम बी। सिमिलरली जो दूसरा वाला है यहाँ पे, ये है सिस्टम ए और ये है सिस्टम बी। ए बोले तो यहाँ पे पहला क्यूबिट को मीन करता है, और बी बोले तो वो दूसरा क्यूबिट को रेफर करता है। अब ये इनर प्रोडक्ट वाकई में कैलकुलेट कैसे होता है, ये वाकई में कैलकुलेट ऐसे होता है कि ए वालों के साथ इनर प्रोडक्ट होंगे और बी वालों के साथ इनर प्रोडक्ट होंगे। तो 0 ए जो है वो 0 ए के साथ इनर प्रोडक्ट होगा, और फिर भाई जो 0 बी है मेरा, वो 0 बी के साथ इनर प्रोडक्ट होगा। ओके, मतलब जो सिस्टम है वो उसी के सिस्टम के साथ ही इनर आउटर प्रोडक्ट होगा। अभी हम इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, बाद में हम आउटर प्रोडक्ट देखेंगे। तो 0 ए और 0 ए, इसका मतलब हमें पता है ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और फिर ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। इसलिए दोनों का वैल्यू हो गया 1। ओके, सिमिलरली मैं दूसरे को कैलकुलेट करता हूं। मैं अगर 0 1 को कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 पहले वाले सिस्टम का मतलब ये ए, 0 ए, और फिर 1 ए, सॉरी ये इसको बी मान लेते हैं, सेकंड वाला बी है ना, तो फिर ये दूसरा वाला बी, 1 बी, ये मेरा बन गया 0, सॉरी ये मेरा बन गया 1, और ये मेरा बन गया 1 अलग से इंडिविजुअली। तो मुझे मिल गया 1 × 1 = 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 1 को 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0। क्यों, क्योंकि ये कैसे होगा, 0 ए, ये और ये दूसरे वाले का मतलब 1 ए होंगे इनर प्रोडक्ट, और फिर 1 बी और 0 बी होंगे इनर प्रोडक्ट, राइट। ए वाले सिस्टम अपने में गुना होंगे, बी वाले सिस्टम अपने में गुना होंगे, गुना मतलब इनर प्रोडक्ट यहाँ पे। तो इसका वैल्यू हो गया 0, इसका भी वैल्यू हो गया कितना, 0। तो टोटल मिलके हो गए इक्वल 0। सिमिलरली एक एग्जांपल ये भी कर सकते हैं हम कि 0 1, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 के साथ। ओके, तो अगेन क्लैरिटी के लिए मैं ए और बी स्पेसिफाई कर देता हूं। तो इसको मैं लिखूंगा 0 ए 1 ए, और फिर 1 बी 1 बी। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाले का आंसर तो 0 है, दूसरे वाले आंसर का 1 है।
और दोनों मल्टीप्लाई होके टोटल में भी आंसर कितना आएगा, 0। तो जब तक ये चारों के चारों एंट्री सेम नहीं होंगे, ये चारों एंट्री जब तक सेम नहीं होंगे, तब तक आपको इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 नहीं मिलेगा, राइट। दिस मेक्स सेंस, क्योंकि इंडिविजुअली अगर सब 1 नहीं आएंगे, मतलब ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली 1 नहीं आया, ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली 1 नहीं आएगा, तब तक आपका आंसर 1 नहीं आएगा। एक भी अगर 0 होता है तो आपका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये क्या था, ये था इनर प्रोडक्ट टेंसर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेंसर प्रोडक्ट का आउटर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। ये तो गया इनर प्रोडक्ट, अब हम देखेंगे टेंसर प्रोडक्ट का आउटर प्रोडक्ट कैसे होगा। ओके, एनीवे कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो नो, ये क्लियर है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मतलब बिल्कुल पूछना मुझे। ठीक है, ओके ओके। तो ये था इनर प्रोडक्ट। तो हम ये सेम रूल को 3 क्यूबिट सिस्टम, 4 क्यूबिट सिस्टम, मल्टीपल क्यूबिट सिस्टम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट होगा वो एक ही सिस्टम के अंदर ही होगा। अलग अलग सिस्टम को हम टेंसर प्रोडक्ट से सेपरेट करेंगे, और हर एक सिस्टम का अपना अंदर का जो कंप्यूटेशन होगा इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट, वो अपने अपने में ही होगा। ओके, ऑलराइट। अब मैं एक आउटर प्रोडक्ट निकाल के देखता हूं। तो सपोज, हाँ, तो मेरा यहाँ पे क्या करना है मुझे, आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है 0 0, ये एक आउटर प्रोडक्ट है, राइट। और मुझे कैलकुलेट करना है 0 0 को 1 1 के साथ, लेट्स से। तो यहाँ पे जो टेंसर प्रोडक्ट है वो क्या करता है, वो दो सिस्टम्स को सेपरेट करता है, राइट। मतलब ये मेरा एक सिस्टम है बी, और ये मेरा एक सिस्टम है ए। या फिर ये कहूँ कि ए मेरा फर्स्ट क्यूबिट को डिनोट करता है, बी मेरा सेकंड क्यूबिट को डिनोट करता है। तो जब ये इसको मैं खोल के लिखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, 0 ए, यहाँ पे नहीं नहीं, मैंने एक चीज गलत किया है यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे जब मैं टेंसर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट क्यूबिट जो है, एनीवे हम इस तरीके से पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 0, और 0 0 को मैं इंडिविजुअल अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 1 टेंसर्ड विथ कितना है ये, फिर अपना 0 1 0 1। हम पहले नॉर्मली कैलकुलेट करके देखते हैं और फिर हम वापस से डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 0 0 जो था 1 0 0 0 टेंसर्ड हो जाएगा 0 0 0 1 के साथ। और ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा ये पहला वाला 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ओके, ये मिलेगा। तो ये था अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें तो मैट्रिक्स के थ्रू। हम इसको अगर थोड़ा सा और सक्सिंक्ट वे में देखें तो ये क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से करूंगा। मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूं जैसे मैंने उस टाइम पे किया था, ए ए, सॉरी, ए ए ए हो गया, सेकंड क्या होगा, 0 0 1, हाँ, ए ए बी बी। तो मैं इसको लिखूंगा कि पहले जो मेरे ए सिस्टम वाले हैं
वो होंगे टेंसर 0, सॉरी मतलब ए और बी टेंसर हो गए, और फिर ये जो मेरा ब्रा वाला पार्ट है उसको मैंने टेंसर कर दिया, तो ये भी मेरा हो गया ए और बी। मतलब इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया, दोनों कैट कैट को, और फिर मैं दोनों ब्रा ब्रा को अपने में क्लब कर दिया, राइट। और जैसे कि दिख रहा है, टेंसर प्रोडक्ट क्या करता है, हमेशा दो अलग अलग सिस्टम के वेक्टर्स को आपस में चिपकाता है। तो ये कितना हो गया, 0 और 1, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 0 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले को मैं क्या लिख लेता हूँ, 0 1 लिख लेता हूँ, राइट। और 0 1 कितना होता है, 0 1 होता है 0 1 0 0, राइट। और 0 1 का बड़ा कितना होता है, 0 1 0 0। और फिर दोनों को एक साथ हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जो कि इसके बराबर होगा, ओके। तो कुल मिला के हम जो बेसिक फॉर्मलिज्म है टेंसर प्रोडक्ट का वो वही है। मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंसर प्रोडक्ट इनर और आउटर प्रोडक्ट के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि टेंसर प्रोडक्ट अलग अलग सिस्टम को कंबाइन करता है, और इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट जो अप्लाई होते हैं वो अपने ऊपर अप्लाई होते हैं। खास करके इनर प्रोडक्ट वो एक ही सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है। सिस्टम ए का इनर प्रोडक्ट हम सिस्टम बी के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग वेक्टर स्पेस में यहाँ पे लिव करते हैं, अलग अलग वेक्टर स्पेस में जिंदा है, ओके। तो हाँ, तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं कि 0, यहाँ पे क्या था, 0 1 को अगर मैं टेंसर लेता हूँ 1 0 के साथ, ओके, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, मैं इसको वापस से नाम दे देता हूँ ए, और ये दूसरा सिस्टम है मेरा बी। इसको मैं कैसे करूंगा, ए आ गया टेंसर होके बी के साथ, ए बी, ओके। और फिर इसके जो बड़ा वाले पार्ट पे 1 ए टेंसर विथ 0 बी, ऑलराइट। तो इस फॉर्मलिज्म को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये बार बार काम आएगा। हम इस तरीके से बहुत कुछ लिख सकते हैं, ओके। तो ये गया हमारा आउटर एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर प्रोडक्ट्स। कोई क्वेश्चन है? No. कुल। तो एक बार जब हमने टेंसर प्रोडक्ट देख लिया है, आई थिंक हम अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं कंप्यूटेशनल बेसिस के तरफ पे, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि कितना जगह ले लिया मैंने यार, ठीक है, ओके। कंप्यूटेशनल बेसिस, हाँ, कंप्यूटेशनल बेसिस। मैंने बताया कि एक ये जो 0 और 1 है, ये एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। और ये किसके लिए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, ये एक क्यूबिट के लिए बनाते हैं, फॉर अ सिंगल क्यूबिट, फॉर अ सिंगल क्यूबिट, राइट। अब कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने का मतलब ये है कि मैं कोई भी एक क्यूबिट का स्टेट कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। दिस इज द मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ अ क्यूबिट, ओके, मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ अ क्यूबिट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होल्ड करना चाहिए,
ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स से आता है कि आपका स्टेट नॉर्मल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन भी फिल होना चाहिए। ओके, अभी के लिए तुम अपग्रेड नहीं करूंगा। ओके, ठीक है। कुछ टाइम में हमें स्विच करना पड़ेगा, 5 मिनट में हम स्विच करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दो क्यूबिट का टेंसर प्रोडक्ट लेता हूँ, मतलब उनका कंबाइन लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? दो सिंगल क्यूबिट का अगर कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक 2 क्यूबिट सिस्टम मिलना चाहिए, राइट? तो मैं एक 2 क्यूबिट सिस्टम अगर बनाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो अलग अलग क्यूबिट्स को लेने पड़ेंगे। सपोज मैं पहला क्यूबिट लेता हूँ साई 1, जो कि है α0 प्लस β1, और फिर मैं एक दूसरा क्यूबिट लेता हूँ साई 2, जो कि है लेट्स से Δ0 प्लस γ1। ओके, अब मैं इन दोनों, तो ये एक मतलब दो कंप्लीट अलग अलग क्यूबिट हैं। ये है मेरा क्यूबिट 1 और ये है क्यूबिट 2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इनका कंबाइंड सिस्टम लिखता हूँ। कंबाइंड सिस्टम कैसे लिखते हैं हम? कंबाइंड सिस्टम हम लिखते हैं इन दोनों का टेंसर प्रोडक्ट लेके। तो कंबाइंड सिस्टम का नाम देता हूं मैं साई। तो साई क्या होगा? साई 1 और साई 2 का टेंसर प्रोडक्ट होगा, राइट? मतलब ये α0 प्लस β1 का टेंसर हो जाएगा किसके साथ? Δ0 प्लस γ1, राइट? तो ये टेंसर प्रोडक्ट जब हो जाएगा तो हम साई को कैसे लिख सकते हैं? हम साई को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब पहले α0 किसके साथ टेंसर्ड हो जाएगा? α0 टेंसर्ड हो जाएगा α0 प्लस, सॉरी, Δ0 प्लस γ1 प्लस β1, फिर अलग से टेंसर्ड किसके साथ होगा? Δ0 प्लस γ1। ठीक है, तो ये पूरा मेरे को क्या दे देगा? पूरा मेरे को दे देगा, अगर मैं खोल के लिखूंगा तो α Δ00 प्लस α γ01 प्लस β Δ10 प्लस β γ11। ओके, तो मेरे को जो मेरा कंबाइंड सिस्टम मिला है, कंबाइंड सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि वहां पे 4 टर्म्स आएंगे ही आएंगे, और वो 4 टर्म कौन से हैं? ये 00, 01, 10 और 11 है। हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है कि ये 00, 01, 10 और 11 जो है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। मतलब वो एक 2 क्यूबिट सिस्टम को बड़े आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने फिर ये भी देखा कि इनफैक्ट अगर हम दो सिंगल क्यूबिट को कंबाइन करें तो हमें यही बेसिस ही मिलता है। तो मेरा बस बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 2 क्यूबिट का कंप्यूटेशनल बेसिस है वो यही है। तो दिस इज द मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ अ 2 क्यूबिट सिस्टम। इसको मैं और सक्सिंक्ट में मैं ऐसे लिख देता हूँ: a टाइम्स 00 प्लस b टाइम्स 01 प्लस c टाइम्स 10 प्लस d टाइम्स 11। ओके, और ऑफ कोर्स ये बात है कि ये a b c और d का मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर निकालोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज स्टेट नॉर्मल नहीं होगा। अब जो 2 क्यूबिट सिस्टम आप लिख रहे हो, 2 क्यूबिट स्टेट को, वो भी जो स्टेट है वो भी नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो कभी भी आप कोई भी सुपरपोजिशन में लिखो, उसका जो नॉर्मलाइजेशन है बोले तो उसका जो सुपरपोजिशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जो मॉड स्क्वायर है वो एट दैट मस्ट एड टू 1। मतलब कि a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर प्लस c mod स्क्वायर, a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर प्लस c mod स्क्वायर प्लस d mod स्क्वायर, यहाँ पे 1 होना चाहिए। और ये क्या है यहाँ पे? ये जो स्टेट है, दिस इज द मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ अ 2 क्यूबिट सिस्टम। मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ अ 2 क्यूबिट सिस्टम। ऑलराइट, तो हमने देखा कि सिंगल क्यूबिट का जनरल स्टेट कैसे दिखता है और 2 क्यूबिट सिस्टम का जनरल स्टेट कैसे दिखता है। आगे हम देखेंगे कि मल्टी क्यूबिट का कैसा दिखेगा। और एक बार आप मल्टी क्यूबिट स्टेट का जनरल फॉर्म देख लोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि क्यूबिट सिस्टम जो है वो नॉर्मल बिट सिस्टम के ऊपर कैसे एडवांटेज शो करते हैं, जो कि डायरेक्टली ये भी दिखा देगा कि हम
क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या ऐसा है जो क्लासिकल कंप्यूटिंग में नहीं है, या फिर ये बोला जाए कि क्वांटम कंप्यूटिंग को वो एडवांटेज कहाँ से मिलता है ओवर क्लासिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्विट करते हैं और फिर हम जाते हैं अगले मीटिंग लिंक पे। आई एम सॉरी बट वी हैव टू डू दैट। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग लिंक। ओके। ओके ओके।